नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड स्टार्ट कर चुके हैं। कल के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो बच्चों आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का और हम लोग 3 मेजर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं: बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। सो लेट्स बिगिन विद बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है बच्चों, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, तो इस टॉपिक में वी आर टॉकिंग अबाउट द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट के अंदर कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनका नंबर कैसा है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की फोटोग्राफ्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, जैसे कि स्नेक, से फॉर एग्जांपल लायन, मान लीजिए ब्रायोफाइट्स, है ना। तो ब्रायोफाइट्स आर द टाइप ऑफ प्लांट्स और बर्ड्स। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लांट्स आप ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग पाइनस ट्री, यू आर सेइंग यूकेलिप्टस ट्री। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत ही सारे टाइप के एनिमल्स है और बहुत ही सारे टाइप के प्लांट्स है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड in biodiversity we also include the number of organisms, number also, like we have butterfly, we have 100 butterfly, we have 10 snakes, we have 1 lion, we have thousands of bryophytes, and we have 5,000 of birds, we have say for example 20 pinus trees, we have 20 यूकेलिप्टस ट्रीज। ठीक है, तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स, इट रेफर्स बेसिकली, इट रेफर्स टू द नंबर and it refers to the number and type of living organisms, type of living ऑर्गेनिजम्स। सो बायोडाइवर्सिटी में बच्चों 2 चीजें आती हैं हमारे पास, एक तो कौन कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और दूसरी चीज आती है उनका नंबर कितना है इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में। ठीक है बच्चों, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट जब हम 12th क्लास में इकोलॉजी वाली यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में कभी भी बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं बट बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको लैब में ग्रो करना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, उसको हम वही क्लास 12th के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो एस्टिमेट की गई है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। तो आपको याद रखना है, मिलियन, बिलियन नहीं है, मिलियन। ठीक है, मिलियन, एम फॉर मम्मी एंड एम फॉर मिलियन। ओके, याद रखिएगा। अगर इस बायोडाइवर्सिटी को बच्चों हम लोग लैक्स में देखते हैं तो इट इज 17 to 18 lakhs। ओके, सो आप लोग बायोडाइवर्सिटी समझ गए होंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका नंबर कितना है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, या आप अर्थ में लिख सकते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और कितना एस्टिमेट किया गया है? इट इज एस्टिमेटेड एज 17 to 18 lakhs। ओके बच्चों, ओके डन। नेक्स्ट, अब बच्चों हमारे पास एनवायरनमेंट में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या हम उनको ऐसे ही सारों को एक ही ग्रुप में पुट कर देंगे? नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जिस तरीके से आप घर का एग्जांपल ले लीजिए। घर में क्या होता है, बहुत सारा सामान आता है ना, कपड़े भी होते हैं, स्टेशनरी का सामान होता है, और दाल, राशन, किचन का बहुत सारा सामान होता है। ठीक है, तो क्या वॉशरूम का बहुत सारा सामान होता है, क्या आप लोग एक ही जगह सारा सामान रख देते हैं? नहीं करते ना ऐसा। आप लोग क्या करते हो, हर सामान को घर में प्रॉपर प्लेस पे रखा जाता है। स्टेशनरी का सामान अलग जगह, है ना, स्टेशनरी का जो सामान होगा वो आपका अलग जगह पे रखा जाएगा। किचन का जो सामान होगा, दाल, है ना, नमकीन, बिस्किट, वो सब एक जगह हम रखते हैं। ओके, और वॉशरूम का जो सामान होगा उसको अलग तरीके से रखा जाता है। ठीक है, क्लोथ्स को हम अलग प्लेस पे पुट करते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे इनको बहुत सारी ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
तो जैसे कि मान लीजिए दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो वो दोनों एक ग्रुप में चले जाएंगे। अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनकी कोई मैचिंग ही नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्म है टेक्सोनॉमी। देखो टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टेक्सिस प्लस नोम्स, ठीक है, नोमोस। टेक्सिस वर्ड का मतलब होता है बच्चों अरेंज करना, ठीक है, और नोमोस वर्ड का मतलब होता है रूल्स। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स हमें बताती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको हम ग्रुप्स में रख सकते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या होता है बच्चों, उसका बेसिस होता है कि उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं और उनमें कितनी डिससिमिलैरिटीज हैं। अब यहां पर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है बच्चों, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। सो ही इज कैरलस लीनियस। सो कैरलस लीनियस इज अ साइंटिस्ट। तो आई थिंक आप टेक्सोनॉमी समझ गए होंगे। क्या है टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, या इट इज अ साइंस विच इज इन्वॉल्व्ड, विच इज डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है बच्चों? क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है कि किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज है और कितनी डिससिमिलैरिटीज है। दैट इज द मेन बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है बच्चों। अब जो टेक्सोनॉमी होती है बच्चों, इसकी भी बहुत सारे टाइप की टेक्सोनॉमी होती है। जैसे शुरुआत में साइंटिस्ट लोग जो क्लासिफिकेशन किया करते थे वो बहुत ही ओल्ड टाइप का मेथड था, बट अभी आजकल क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, मॉडर्न मेथड्स को फॉलो करते हैं। जो हमारा बच्चों ओल्ड टेक्सोनॉमी था, इट वाज बेस्ड ओनली ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। क्या करते थे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उठाया, उनके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करी और उनको किसी भी ग्रुप में रख देते थे। ठीक है, ओनली एक्सटर्नल फीचर्स वर कंसीडर्ड। बट मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या करती है बच्चों? मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एक्सटर्नल फीचर्स को तो कंसीडर करते ही हैं, बट हम इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। और बच्चों तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आप DEC से याद कर सकते हो। जैसे दिसंबर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DEC, डेस, है ना? तो आप वैसे ही इसको लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुई है। जैसे कि हम इसमें मान सकते हैं कि पहले जाइगोट बना, फिर मोरूला बना, फिर ब्लास्टूला बना, फिर गेस्ट्रूला, है ना? इस तरीके से जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं। सेकेंड इज योर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है बच्चों? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म की कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसका एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में क्या रोल है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका इंटरेक्शन किस तरीके से है ना, वो सारा हम लोग कंसीडर करते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में। एंड C स्टैंड्स फॉर बच्चों सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मीन कि यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ओके, सो टेक्सोनॉमी में बेसिकली क्या कर रहे हैं? टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। अगर किन्हीं 2 या 3 या 4 या 5 जितने मर्जी ऑर्गेनिजम्स आप ले लीजिए, अगर उनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है तो आप उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, अगर उनमें बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज नहीं है तो आप अलग से एक क्लास बना के उनको वहां पर रख सकते हैं। ओके, अब फिर टेक्सोनॉमी की 2 ब्रांचेस हो गई, ओल्ड एंड न्यू वन। ओल्ड वन क्या करती थी? ओल्ड वन सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर करती है। से फॉर एग्जांपल फॉर अ ट्री, आप एक्सटर्नल फीचर्स किसे किसे मान सकते हो? जैसे कि रूट किस टाइप की है ना, उसकी लीव्स किस टाइप की हैं, ठीक है, उसकी लीव्स में वेनेशन किस टाइप का है। तो ये हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 11th में। ओके, बट बच्चों जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है ये थोड़ा डिटेल में जाती है चीजों के। ये एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर करती है। जैसे कि इंटरनल फीचर्स में क्या आ जाएगा बच्चों? एनाटॉमी आ जाएगी आपकी, है ना, जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में, क्लास 11th में। प्लांट्स की एनाटॉमी पूरी डिस्कस करेंगे वहां पर, है ना। रूट में किस तरीके से जाइलम फ्लोएम अरेंज है, रूट्स के अंदर कौन कौन से सेल्स की अरेंजमेंट है, तो वो सारा हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी एक्सटर्नल फीचर्स पूरी मॉर्फोलॉजी को कंसीडर करती है एंड एनाटॉमी को भी पूरा का पूरा ये कंसीडर करती है। ओके बच्चों,
और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्सोनॉमी और क्या कंसीडर करती है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड सेल स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अब बच्चों एनसीईआरटी आगे डिस्कस करती है कि देयर आर 4 बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। 4 बेसिक प्रोसेसेस की आपको सीक्वेंस याद रखनी है, आपको नीट में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। CICN। सो बच्चों जो फर्स्ट बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी का उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? कैरेक्टराइजेशन में बच्चों बेसिकली पूरा के पूरे ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन को नोट किया जाता है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने के लिए क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। सेकंड स्टेप बच्चों इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आप क्या कर सकते हैं, जो कैरेक्टर्स आपने नोट डाउन किए हैं उनके बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि क्या ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी से मिल रहा है या इसके फीचर्स किसी से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप इज बच्चों, नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, की भाई ये ऑर्गेनिज्म तो मेरा इस पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस नए ऑर्गेनिज्म को उसी पुराने वाले ऑर्गेनिज्म की क्लास में रख सकते हो जिसके साथ इसके सारे के सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, अगर आप देख रहे हो कि भाई जिस ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल की मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं जिसके फीचर्स देखना चाह रहा हूं वो तो बिल्कुल किसी से नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको एक नया नाम देके आप उसकी नई क्लास बना सकते हो, ओके। सो वी हैव 4 बेसिक स्टेप्स इन टेक्सोनॉमी। व्हाट आर दे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सो बच्चों इनकी सीक्वेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, then classification, and lastly we do nomenclature. Okay, so we can remind it as CICN. CICN. Okay. नाउ एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं बच्चों। देखो कैरेक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन जनरल कैरेक्टर्स। आप क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे कैरेक्टर्स की लिस्टिंग कर सकते हो। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज लिस्टिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। जो जो कैरेक्टर्स आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो उसके अंदर, कि कोई भी नया प्लांट है या कोई भी नया एनिमल है, जो जो आप फीचर्स उसके अंदर देख पा रहे हो वो सारे आप लिस्ट कर लीजिए, सारे नोट कर लीजिए। जैसे कि भाई मैं इस प्लांट में देख रहा हूं कि इसमें इस टाइप की रूट है, इसकी जो लीव्स हैं वो इस टाइप से अरेंज है, ऑल्टरनेट वेनेशन है या फिर पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो अभी डिटेल में सब डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है वो चीजें डिस्कस करने की, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट टेक्सोनॉमी में ये है बच्चों कि हमें सारे के सारे फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के नोट डाउन कर लेने होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप इज इट इज कैरिड आउट टू नो वेदर इट इज सिमिलर टू एनी ऑफ नोन मेंबर और ग्रुप, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सारे के सारे फीचर्स के बेसिस पे हमें मैच करना होगा कि भाई क्या ये फीचर्स किसी और ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं, है ना, क्या ये फीचर्स किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर से मैच कर रहे हैं या नहीं। तो हम लोग वो स्टेप को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स आपने ऑब्जर्व किए हैं उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उस ऑर्गेनिज्म को किसी क्लास या किसी ग्रुप में आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अगर वो किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं उसके फीचर्स, तो वहां पुट कर सकते हो आप उस ऑर्गेनिज्म को, अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास। और बच्चों अगर वो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल ही जो आपने डिस्कवर किया है, तो आपको उसका नामकरण भी करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, यू हैव टू गिव अ न्यू नेम टू दैट न्यू ऑर्गेनिज्म। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लास्ट प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर में सबसे खास बात यह है बच्चों की एक बिल्कुल ही यूनिक नेम देना है, बट इन अ साइंटिफिक वे यू हैव टू गिव, है ना। ऐसा नहीं कि आपने उसको नाम दे दिया, है ना। जब आप कहीं पे साइंटिफिक कम्युनिटी में जाके चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां मैंगो पता ही नहीं है किसी को, आम पता ही नहीं है ना, तो यू हैव टू गिव अ साइंटिफिक नेम, ठीक है। अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। आपको एक ऐसा नाम उस ऑर्गेनिज्म को देना होगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से जाना जाता है विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, है ना। ओके, सो
अब बच्चों नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है जिसको कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस सिस्टम वाज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि यहां से इतने सारे पीवाईक्यूज आए हुए नीट में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब देखिए जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो एक चीज को डिस्कस करता है, बायो मीन्स टू। ओके, ये कहता है कि हम किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को कुछ ऐसा साइंटिफिक नाम देंगे जिसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो कंपोनेंट रहता है बच्चों वो हम लोग का रहता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक epithet. Yeah, in short we can write species also. Okay, species also we can write. Say for example कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको I think human beings का नाम नहीं पता हुआ। What is the scientific name of human beings? We know that Homo sapiens, Homo sapiens। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो साइंटिफिक नेम है यार इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। दिस इज द जेनरिक नेम एंड दिस वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं वन बाय वन, यहाँ पे 4 रूल्स हमें डिस्कस करने हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग। ओके, देखिए बच्चों फर्स्ट रूल ये कहता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ओके, एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स। बेसिकली कोई भी साइंटिफिक आप नाम ले लीजिए, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, 10th क्लास में आपने पी का साइंटिफिक नेम जरूर पढ़ा है, ओके, मेंडेलियन जेनेटिक्स में, पाइसम सटाइवम, ये देख लीजिए, ठीक है। आपको अभी आगे चैप्टर में पढ़ना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, ये आपको लर्न करने हैं, मैंगीफेरा इंडिका। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीजें पढ़नी आसान हो जाए, होमो सेपियंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमें कैसे पता चल रहा है कि ये नाम लैटिन से है। बच्चों लैटिन लैंग्वेज की सबसे खास बात ये है कि इट इज अ डेड लैंग्वेज, ओके, इट इज अ डेड लैंग्वेज, मतलब इसकी ग्रामर में कोई चेंज नहीं आया तक, जब से ये लैंग्वेज बनी है इट हार्डली अंडरगोज एनी चेंज, ओके, कोई चेंज भी नहीं आया। इसका मतलब जो वहां पर वर्ड्स हैं दे हैव अ परफेक्ट मीनिंग और वो फिक्स है, ठीक है। तो हम हमेशा जो भी साइंटिफिक नेम्स हम लोग देते हैं किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को वो हम लोग लैटिन लैंग्वेज में ही देते हैं। अब देखिए, अब सेकंड रूल ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो जब हम किसी भी चीज को इटैलिक्स में लिखते हैं ना, अब इटैलिक्स में आपने देखा होगा ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा लिखा जाता है इस तरीके से, है ना, लेकिन अब हम हमेशा तो टेढ़ा नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग के पास एक ऑप्शन है कि अगर आप लैटिन वर्ड को हैंड रिटन कर रहे हो तो आप उसको अंडरलाइन करके ये चीज शो कर सकते हो, ओके। फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो हमारा जो हमारा बायोलॉजिकल नेम होगा दैट इज ऑलवेज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। अगर कोई नाम लैटिन लैंग्वेज से नहीं है तो क्या करना है, से फॉर एग्जांपल कि आपने कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, ओके, और आप उसका नाम रखना चाह रहे हैं से फॉर एग्जांपल पेन, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप नाम रखना चाह रहे हैं पेन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वर्ड को लैटिनाइज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म या नई चीज आपने डिस्कवर करी है आप उसको ये नाम देना चाहते हैं तो आप उसको पहले लैटिनाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको इसका मीनिंग लैटिन लैंग्वेज में चेक करना पड़ेगा कि पेन को लैटिन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तब आप उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनिज्म का नाम वो रख सकते हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों, सेकेंड रूल ये कहता है कि फर्स्ट वर्ड क्या होगा, हमेशा किसी भी साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा जेनेरिक नेम या जीनस, और जो सेकंड नेम रहेगा बच्चों दैट इज ऑलवेज स्पेसिफिक एपिथेट। तो दिस इज जीनस या फिर इन शॉर्ट वी कैन राइट जेनेरिक नेम एंड दिस इज आवर स्पेसिफिक एपिथेट, दिस इज आवर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, अभी पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थर्ड रूल इज both the words in the biological name when hand written are separately underlined or printed in italics। देखो अगर हम किसी भी चीज को
इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं इटैलिक्स में। कोई भी चीज अगर प्रिंटेड है इटैलिक्स में, इटैलिक्स हल्का सा टेढ़ा रहता है, आपको पता है ये चीज, ओके। तो अभी मैंने हाथ से लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको हैंड रिटन करने वाली हूँ इस तरीके से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं किसी नेम को लिखकर अंडरलाइन कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट इज अ लैटिन वर्ड, ओके। और अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली इटैलिक्स में कर सकते हैं, वहां पे आपके ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये किस चीज को शो करता है, इटैलिक्स होना किसी वर्ड का, ये शो करता है उसका लैटिन ओरिजिन, ओके बच्चों। और सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ऐसा नहीं है कि एक ऐसे करके सीधी लाइन खींच दी है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग वे। यू हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन जेनरिक नेम एंड यू हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन स्पेसिफिक एपिथेट, दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज कई बार ऐसा क्वेश्चन आया नीट में कि उन्होंने 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है, कहीं कहीं पे वो आपको पकड़नी होती है कौन सी मिस्टेक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेपरेटली वर्ड्स को अंडरलाइन हमें करना है, ओके। नेक्स्ट रूल है बच्चों कि जो हमारा जीनस का जो फर्स्ट लेटर रहता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल, है ना, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर रहता है दैट इज ऑलवेज स्मॉल। आप नोट कर रहे होंगे मुझे यहाँ पे, देखो मैंने होमो सेपियंस लिखा है, एच इज कैपिटल, और जब मैं सेपियंस लिख रही हूं तो एस इज स्मॉल, दिस इज ऑलवेज स्मॉल। तो फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इज ऑलवेज अ स्मॉल लेटर, ऑलवेज 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 विदाउट एनी एक्सेप्शन। एंड the first letter of generic name is always a capital letter, ठीक है बच्चों। तो these rules are very important, ठीक है। ये हमने 4 रूल्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज है बच्चों, ये नीट का PYQ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, एंड साथ में एक और चीज लिखी हुई है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे नाम में नोटिस कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर, this is generic name, this is specific epithet, this is what, this is genus or generic name and this is species name या फिर specific epithet। यहाँ पर एक चीज नोट करने की है बच्चों, इन दोनों को मैंने इटैलिक्स किया हुआ है, बट यहाँ पे जो मैंने साथ में लिन लिखा हुआ है दैट इज नॉट इटैलिसाइज्ड। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस जो बच्चों मैंगीफेरा इंडिका का नाम है वो फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने दिया है, वो नाम भी दिया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसीलिए डिस्कवरर या फिर जिस साइंटिस्ट ने या जिस ऑथर ने इसको डिस्कवर किया है, इस नाम को दिया है, उनका, ठीक है, उनका नाम हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्रिविएशन की फॉर्म में पीछे लिख देते हैं, ठीक है। ऑथर का जो नाम है उसको हम एब्रिविएट करके और साइंटिफिक नेम के पीछे ऐड कर देते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कैरोलस लिनियस ने मैंगो का क्या नाम दिया था, तो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में मैंगीफेरा इंडिका भी था बट दैट वाज नॉट द करेक्ट आंसर। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगीफेरा इंडिका को लिनियस ने क्या नाम दिया था, सो ठीक है, तो ऑथर का नाम साथ में ऐड रहेगा, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, देखो कभी भी पहले नहीं रहेगा, हमेशा कहां रहेगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आप साइंटिस्ट का एब्रिविएशन की फॉर्म में नाम लिखेंगे, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम and is written in an abbreviated form। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें क्या है, साइंटिस्ट का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में रहेगा, बायोलॉजिकल नेम के बाद रहेगा, उसको आप इटैलिसाइज नहीं करोगे, सो नॉट इटैलिसाइज्ड, नॉट इटैलिसाइज्ड, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बातें हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, ओके। अब बच्चों कुछ कोड्स बनाए गए हैं, देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास कोड्स हैं। अगर हमें प्लांट्स की नेमिंग करनी है तो हमारे पास एक कोड है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यहां आप क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे जितने भी प्लांट्स की नेमिंग है वो आपको यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। और ICGN क्या होता है बच्चों, ICGN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स की नेमिंग हमें करनी है तो वो हम यहां से कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये याद रखना है बच्चों, ये भी 2007 में आई थिंक PYQ है, ठीक है। ICGN की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे। सो ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की एब्रिविएशन होती है ICGN।
और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं बच्चों, जिस तरीके से वायरसेस के लिए भी कोड्स है, बैक्टीरिया के लिए भी होता है, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए होता है, बट वो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, तो वी नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सिस्टमैटिक्स। बेसिकली सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स बच्चों एक और हायर ब्रांच है साइंस में, ये डील करती है बेसिकली टेक्सोनमी, और टेक्सोनमी के साथ साथ ये एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज को अपने साथ इंक्लूड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी पीवाईक्यू है। ओके, फाइलोजेनी आपको पता होना चाहिए कि फाइलोजेनी किस चीज को बोला जाता है। फाइलोजेनी इज बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब रिश्तेदारी क्या है ऑर्गेनिजम्स की आपस में, किस तरीके से रिश्तेदारी है, कौन किसका चाचा लगता है, कौन किसका दादा लगता है, ठीक है, वो सब इसमें डिस्कस करते हैं। अभी आपको बताते हैं किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कहां से ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सिस्टमैटिक्स इज टेक्सोनमी प्लस फाइलोजेनी। CICN को तो इंक्लूड करते ही हैं हम लोग सिस्टमैटिक्स में, कैरेक्टराइजेशन, पहले ऑर्गेनिज्म की सारे के सारे कैरेक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड लास्टली वी हैव टू डू नोमेनक्लेचर आल्सो। तो ये टेक्सोनमी हो गई, लेकिन टेक्सोनमी के साथ साथ सिस्टमैटिक्स बच्चों फाइलोजेनी को भी इंक्लूड करता है। फाइलोजेनी में हम लोग क्या देखते हैं? फाइलोजेनी में हम लोग रिलेशनशिप भी देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड। तो सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही हमें वियर्ड लगती है ये वाली चीज, कि सबसे पहले क्या ओरिजिनेट हुई है? सबसे पहले फिशेस, ठीक है, सबसे पहले पाइसेस, या हम लिख सकते हैं फिशेस आई। फिशेस से क्या इवॉल्व हुए? फिशेस से हमारे इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, ठीक है, फ्रॉग वगैरह। उसके बाद यहां से इवॉल्व हुए बच्चों रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, ओके, लिजर्ड वगैरह। और बच्चों इट इज वेरी शॉकिंग कि रेप्टाइल से बर्ड्स भी इवॉल्व हुए हैं और मैमल्स भी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि पहले फिशेस आई हैं, फिर एम्फीबियंस आए हैं, फिर रेप्टाइल्स आए हैं, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड से हम नहीं, रेप्टाइल से मैमल्स भी बने हैं और रेप्टाइल से आपकी बर्ड्स भी बनी है, दोनों की दोनों स्पीशीज आपकी रेप्टाइल से इवॉल्व हुई है। तो ये क्या बताता है? दिस इज फाइलोजेनी। ओके, रिलेशनशिप बता रहा है कि हम लोग किससे इवॉल्व हुए, हमारे एंसेस्टर्स कौन है। सो बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, दैट इज रेप्टाइल्स। ओके, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बच्चों यहाँ पे है, अगर हम पूरी अर्थ की बात करें कि अर्थ पे सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए हैं, अगर हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करें, फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अगर हम सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फाइलोजेनेटिक ट्री यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो हम ये देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे बच्चों, है ना, ठीक है, कोई कॉमन एंसेस्टर थे सबसे पहले, इसी कॉमन एंसेस्टर से एक ब्रांच निकली है जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया बने, ठीक है, और इसी कॉमन एंसेस्टर से एक दूसरी ब्रांच निकली है, उस ब्रांच में से एक सब ब्रांच निकली है, इस सब ब्रांच से बच्चों बने हैं हमारे आर्किया। आर्किया मतलब प्रिमिटिव या फिर एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो क्या है? वो है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, हमारी दही में मिलने वाले बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया आ जाएंगे, आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ जाएंगे, और बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, आर्किया को हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को। आर्किया में कौन आ जाते हैं? जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि मिथानोजन्स, जैसे कि हेलोफाइल्स, जो बहुत ही एक्सट्रीम सॉल्ट वाली कंडीशंस में रहते हैं, है ना, और थर्मोएसिडोफाइल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि कॉमन एंसेस्टर जो थे उनसे बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हैं, उन्हीं से आपकी दूसरी ब्रांच में क्या बने? आर्किया बने। ठीक है, आर्किया मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया, और ये ट्रू बैक्टीरिया। और बच्चों इसी ब्रांच में आगे चल के हमारे बने हैं प्रोटिस्ट। ठीक है, ये क्या बने हैं? यहीं पर, इसका मतलब प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, प्रोटिस्ट कहां से इवॉल्व हुए हैं? कॉमन एंसेस्टर से। और इसके बाद बच्चों यहां पर लास्ट में हमारे जाकर एनिमल्स, प्लांट्स और सब इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी।
ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं यूकैरिया या फिर यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवोल्यूशनरी ट्री क्या बताता है, इवोल्यूशनरी ट्री से बिल्कुल क्लियर है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है, कौन किससे कैसे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर है, यहां से कुछ ट्रू बैक्टीरिया बन गए हैं, ये आपकी फिर एक और ब्रांच इधर गई, इससे कुछ आर्की बन गए। आर्किया मतलब प्रिमिटिव एंशिएंट बैक्टीरिया जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। वहां से फिर आगे क्या बना है बच्चों, फिर प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए हैं, और प्रोटिस्ट से हम तीनों इवॉल्व हुए हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी, दे ऑल आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट। ओके, सो ये सब बातें कौन बताता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, ये दोनों जो ट्रू बैक्टीरिया और आर्किया हैं, दीज फॉर्म अ बिगर ग्रुप called it as prokaryotes. ठीक है, these are prokaryotes and this is all about eukaryotes. ठीक है, this is about eukaryotes. ठीक है, तो systematics is a very good thing. Systematic tells us about the ancestors. ठीक है, हमारे ancestors कौन है, हमारे ancestors आप देख लीजिए, बैक्टीरिया के जो ancestor है वही हमारे ancestor, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहीं से एक्सट्रीमोफाइल्स निकले हैं, है ना, और वहीं से प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फिर एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें सिस्टमैटिक्स बताता है। बेसिकली बच्चों, लीनियस की एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर, तो लीनियस ने वहीं से ये वर्ड पिक किया है सिस्टमैटिक्स, जो कि एक लैटिन वर्ड है। सिस्टमैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड। इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनकी रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, सो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट biodiversity, we have discussed about taxonomy, and we have discussed about systematics. So we are done with this second topic. Okay, see you guys in next lecture of this chapter, which will be about taxonomic categories.